राधे राधे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राधे कृष्णा टेक्निकल एजुकेशन में एक बार फिर सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। देखो, सबसे पहले जो विद्यार्थी मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, वेल्डिंग चल रही थी हमारी। वेल्डिंग के अंदर मुख्यतः हमने किसके बारे में पढ़ा? प्रतिरोध वेल्डिंगों के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने मुख्यतः किसको पढ़ा? सिम को पढ़ा, स्पॉट वेल्डिंग को पढ़ा, साथ में तीसरी कौन सी थी आपकी? प्रक्षेप वेल्डिंग थी, प्रोजेक्शन वेल्डिंग जिसको बोल रहे थे। उसके पश्चात हमने पढ़ा था प्रतिरोध बट वेल्डिंगों के बारे में, और उसके बाद हमने उसके प्रकार देखे। साथ में हमने थर्मिट वेल्डिंग के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन किया था, ठीक है। उसके पश्चात देखो, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है आर्क वेल्डिंग। आज का टॉपिक क्या रहेगा हमारा? आर्क वेल्डिंग। जो नेक्स्ट हमारी वेल्डिंग है वो है हमारी आर्क वेल्डिंग। क्या रहने वाली है? आर्क वेल्डिंग। अब देखो इधर, आर्क वेल्डिंग का मतलब क्या होता है? आर्क के माध्यम से क्या करेंगे हम? आर्क के माध्यम से क्या प्रोड्यूस करेंगे? ऊष्मा। हम पहले तो क्या करेंगे? विद्युत की सहायता से क्या प्रोड्यूस करेंगे? आर्क। आर्क के बाद क्या होता है? आर्क की वजह से उसके अंदर, मेटल के अंदर क्या उत्पन्न होगी? ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो आर्क की वजह से जो ऊष्मा उत्पन्न होती है उसके माध्यम से हम जिन धातुओं को हमें क्या करना है? वेल्ड करना है, यानी वेल्डिंग करनी है। उन धातुओं को ऊष्मा प्रोड्यूस की जाती, प्रदान की जाती है, जिसकी वजह से वो पिघलकर उनकी क्या तैयार की जाएगी? वेल्डिंग की जाएगी। तो आर्क वेल्डिंग किसे कहते हैं? तो आर्क वेल्डिंग होती है जिस वेल्डिंग में आर्क के कारण उत्पन्न ऊष्मा से जुड़ने वाली धातुओं को पिघलाकर वेल्ड किया जाता है। आर्क वेल्डिंग कहलाती है। देखो, आर्क की वजह से क्या प्रोड्यूस होगी? आपकी ऊष्मा उत्पन्न होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, और उसी ऊष्मा का उपयोग क्या करेंगे हम? जिन धातुओं को हमें जोड़ना होता है उनके द्वारा उनको क्या किया जाएगा? पिघलाया जाएगा। पिघलाने के बाद उन धातुओं को क्या किया जाता है? वेल्ड किया जाता है, यानी वेल्डिंग करेंगे। तो ये हमारी कौन सी विधि कहलाती है? आर्क वेल्डिंग विधि कहलाती है। कहने का मतलब इस तरीके से होता है, जैसे यही मेटल है, इस मेटल को क्या करेंगे? जैसे दो इलेक्ट्रोनों के माध्यम से इसको क्या कर देते हैं हम? कनेक्ट कर देंगे। कर दिया कनेक्ट। अब आर्क प्रोड्यूस करने के पीछे सबसे बड़ी चीज क्या होती है? जब विद्युत के किसी भी लाइन के अंदर क्या होता है? शॉर्ट सर्किट होता है। क्या होता है? शॉर्ट सर्किट होता है। तो वहां पर क्या होता है? हीट प्रोड्यूस होती है या नहीं होती है? होती है हीट प्रोड्यूस। उसी प्रकार यदि हम नाइक्रोम, जो आपका क्या होता है, जैसे कि हम हीटर लेते हैं, हीटर के अंदर जो ऊष्मक तंतु रहता है वो किसका बना होता है? आपका नाइक्रोम का बना होता है ना। तो उसके अंदर हम क्या करते हैं? प्लस माइनस से सप्लाई प्रोड्यूस करते हैं, सप्लाई एंटर करवाते हैं। और इस नाइक्रोम के तार की क्या होती है? कैपेबिलिटी। जैसे इसके अंदर विद्युत जाती है तो ये क्या हो जाता है? हीटेबल होता है। हीटेबल होने की वजह से क्या प्रोड्यूस करेगा? आपका ऊष्मा उत्पन्न करता है। क्या करता है? ऊष्मा उत्पन्न करता है। तो इन इलेक्ट्रोनों के माध्यम से जिस धातु को हमें जोड़ना होता है उन धातुओं को कनेक्ट किया जाता है। उसकी वजह से उसके अंदर क्या प्रोड्यूस होगी? ऊष्मा उत्पन्न होती है। ऊष्मा उत्पन्न होने की वजह से वो धातु क्या हो जाती है? पिघल जाती है। तो इस प्रकार से धातुओं को आर्क उत्पन्न करके उसके अंदर क्या उत्पन्न की जाती है? ऊष्मा उत्पन्न की जाती है। और उस ऊष्मा के माध्यम से हमें उन धातुओं को क्या किया जाता है? पिघलाया जाता है। पिघलाकर उनको क्या किया जाता है? वेल्ड किया जाता है। तो ये विधि क्या कहलाती है? हमारी आर्क वेल्डिंग विधि कहलाती है। क्लियर है यहां तक? अब देखो, इसी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य है हमारे, जो हमारे एग्जाम्स में आते हैं। सबसे पहला देखो कि जो आर्क के कारण जो तापमान प्रोड्यूस होता है वो लगभग कितना होता है? तो इस आर्क की वजह से कितना तापमान होता है उत्पन्न? आर्क वेल्डिंग में लगभग कितना?
3500 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपका तापमान उत्पन्न होता है। लगभग इसका तापमान कितना उत्पन्न हो जाता है? 3500 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम आर्क वेल्डिंग के माध्यम से तापमान को क्या कर सकते हैं? उत्पन्न कर सकते हैं। और तुम्हें पता है कि 3500 डिग्री सेंटीग्रेड पर कौन पिघलता है? सबसे ज्यादा तापमान हीरे का माना जाता है। किसका माना जाता है? हीरे का, क्योंकि सबसे कठोर पदार्थ कौन होता है? आपका हीरा। और वो लगभग आपके 3500 डिग्री 3450 से लेकर 3500 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब हीरा पिघल सकता है, तो जब आर्क वेल्डिंग से इतना तापमान उत्पन्न होगा तो प्रकृति का कोई भी पदार्थ क्या हो सकता है? उस पर ऊष्मा पाकर पिघल जाता है और आसानी से क्या हो जाता है? आपका वेल्ड क्रिएट हो जाती है, वेल्डिंग बन जाती है, यानी कि दो धातुओं का जॉइंट क्रिएट हो जाता है। अब देखो इसके पश्चात इसी से दूसरा संबंधित आर्क वेल्डिंग, ये जरूरी नहीं है कि केवल किससे उत्पन्न हो? आपकी एसी से उत्पन्न हो। ये दोनों प्रकार की सप्लाइयों से उत्पन्न होती है। एसी से भी उत्पन्न हो सकती है और डीसी से भी उत्पन्न की जा सकती है। जो आर्क है आपकी, आर्क वेल्डिंग के अंदर जो आर्क उत्पन्न की जाती है वो किस किस से उत्पन्न हो सकती है? आपकी एसी सप्लाई से भी और डीसी सप्लाई से भी। सप्लाई को इतना तो जानते हो, एसी का मतलब क्या होती है? आपकी प्रत्यावर्ती धारा, जिसे हम अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। उसी प्रकार डीसी क्या होती है? आपकी डायरेक्ट दिष्ट धारा। सीधे इसके अंदर क्या लिया जाता है? हमेशा एवरेज लिया जाता है और इसके अंदर पीक वैल्यू हमेशा समय के साथ निश्चित रहती है। तो दोनों के अंदर अंतर तो पता है। तो वेल्डिंग के अंदर हम एसी का भी यूज कर सकते हैं और डीसी के माध्यम से भी हम वेल्डिंग कर सकते हैं। जो आपकी आर्क है वो उत्पन्न की जा सकती है। अब देखो दोनों चीजें अलग अलग रहेगी कि जो आर्क वेल्डिंग में हमें रिक्वायरमेंट वोल्टेज होती है, आर्क वेल्डिंग के अंदर हमें जो रिक्वायर वोल्टेज है वो एसी के अंदर अलग होगी और डीसी के लिए इसका मान अलग होता है। एसी के लिए इसका मान कितना होता है? लगभग 70 वोल्ट से लेकर 100 वोल्ट के आसपास होता है। जो एसी वोल्टेज है उसका मान कितना होता है? 70 वोल्ट से लगभग 100 वोल्ट के आसपास होता है। उसी प्रकार अगर हम डीसी की सहायता चाहिए तो डीसी से हमें आर्क उत्पन्न करनी है, तो डीसी के लिए वोल्टेज का मान कितना होता है? 50 वोल्ट से 60 वोल्ट के आसपास होता है। लगभग एवरेजन इस तरीके से वैल्यू ली जाती है। एसी के लिए अगर आर्क वेल्डिंग कर रहे हैं और वहां पर हमें आर्क प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए एसी का मान कितना होना चाहिए? 70 वोल्ट से 100 वोल्ट तक होगा। ठीक है। उसी प्रकार डीसी के लिए वोल्टेज का मान कितना होगा? 50 वोल्ट से 60 वोल्ट तक लगभग होने वाला है। अब देखो यहां पर जब आपको लगता है कि वहां पर आर्क प्रोड्यूस हो गई, ठीक है, स्टार्टिंग में आर्क प्रोड्यूस करने के लिए वोल्टेज का मान क्या होता है? ज्यादा होता है। लेकिन जैसे ही आर्क प्रोड्यूस होती है तो आर्क प्रोड्यूस होने के बाद क्या होता है? जो आपका मेटल है उसका प्रतिरोध गुण क्या होता है? आर्क वेल्डिंग का एक विशेष गुण होता है जो आगे बता रहा हूं मैं कि वो क्या होता है? प्रतिरोध गुण क्या होता है? ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक का मतलब क्या होता है? उसके अंदर प्रतिरोध का मान तो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा और उसमें बहने वाली धारा का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। जैसे कि हमने कभी पढ़ा था एनटीसी के बारे में और पीटीसी के बारे में और जेटीसी के बारे में पढ़ा था। ऐसे पदार्थ जिनका टेम्परेचर बढ़ने पर प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है, क्या कहलाते हैं? एनटीसी। तो यहाँ आर्क जब प्रोड्यूस हो रही है तो आर्क के साथ क्या उत्पन्न हो रही है? ऊष्मा। और ऊष्मा एजे किसका रूप है? तापमान का रूप है। तो यहाँ पर एनटीसी का मतलब ही क्या हुआ? एक तरीके से जिस तरीके से वहां पर तापमान बढ़ने की वजह से जिसका प्रतिरोध कम होता है, तो यहां पर आर्क वेल्डिंग क्या एक प्रतिरोध का गुण क्या होता है? ऋणात्मक। तो जैसे ही प्रतिरोध कम होगा तो धारा का मान उसी रेशो में क्या हो जाएगा? बढ़ जाता है। ठीक है। तो यहां पर धारा का मान बढ़ जाएगा तो कम वोल्टेज पर ही वो आर्क प्रोड्यूस होती रहेगी। तो कहा जाता है, देखो तीनों क्वेश्चन आए हुए हैं आपके एग्जाम में। आर्क वेल्डिंग में एसी का मान कितना होता है? 70 वोल्ट से 100 वोल्ट तक। दूसरी चीज है डीसी के लिए कितना होता है आपका? 50 वोल्ट से 60 वोल्ट। अब आता है कि आर्क को बनाए रखने के लिए, आर्क उत्पन्न हो गई है, उसको बनाए रखने के लिए आर्क को बनाए रखने के लिए आर्क को बनाए रखने के लिए लगभग कितने वोल्टेज की जरूरत पड़ती है? 20 से 30 वोल्ट के आसपास। 20 वोल्ट से 30 वोल्ट तक लगभग हमारी आर्क को बनाए रखने के लिए हमें वोल्टेज की आवश्यकता होती है। क्लियर है यहां तक? किसी को कोई डाउट? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जो आर्क का है, आर्क वेल्डिंग में प्रतिरोध का गुण क्या होता है? हमेशा ध्यान रखने वाली चीज है कि ये इसका आर्क वेल्डिंग में प्रतिरोध गुण क्या होता है? प्रतिरोध का गुण हमेशा क्या होगा?
ऋणात्मक होता है। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे ही इसका प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, कम होता चला जाता है। ठीक है, उसी प्रकार नेक्स्ट आर्क वेल्डिंग में जब प्रतिरोध का मान क्या हो गया, कम, तो धारा का मान क्या होता है, ज्यादा। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं आर्क वेल्डिंग में धारा बढ़ने पर, आर्क वेल्डिंग में धारा बढ़ने पर प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है, प्रतिरोध का मान कम हो जाता है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ कि आर्क वेल्डिंग है क्या, आर्क वेल्डिंग का तापमान कितना होता है, साथ में आर्क वेल्डिंग में एसी और डीसी दोनों से उत्पन्न की जा सकती है। आर्क वेल्डिंग के लिए एसी के लिए 70 वोल्ट से 100 वोल्ट की जरूरत पड़ती है, डीसी के लिए 50 वोल्ट से 60 वोल्ट, और आर्क को बनाए रखने के लिए हमें कितने वोल्ट की जरूरत पड़ेगी, 20 से 30 वोल्ट की आवश्यकता है। उसी प्रकार आर्क वेल्डिंग का प्रतिरोध गुण क्या होता है, ऋणात्मक होता है। साथ में आर्क वेल्डिंग में धारा बढ़ने पर प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यहां तक किसी भी बच्चे को अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसी से संबंधित कुछ चीजें हैं, जैसे आर्क वेल्डिंग होती है। आर्क वेल्डिंग सामान्यतः हम देखते हैं जो हमारे मार्केट में रहते हैं तो लोग चश्मा लगाकर, काला चश्मा लगाकर वेल्डिंग करते हैं या नहीं करते हैं। तो इसी तरीके से आर्क वेल्डिंग से कुछ विशेष प्रकार की किरणें उत्पन्न होती है और जिन्हें क्या बोला जाता है, अल्ट्रावायलेट किरणें बोला जाता है। पराबैंगनी किरणें होती है एक तरीके से, क्या बोला जाता है, अल्ट्रावायलेट यानी पराबैंगनी किरणें, यानी अवरक्त किरणें या दृश्य प्रकाश के नाम से भी इनको जाना जाता है। अवरक्त हुई, पराबैंगनी हुई, अल्ट्रावायलेट हुई या दृश्य प्रकाश की जो किरणें होती है वो सारी किसके माध्यम से उत्पन्न होती है, आर्क वेल्डिंग के कारण उत्पन्न होती है। दूसरी चीज, आर्क वेल्डिंग से जो उत्पन्न अल्ट्रावायलेट किरणें हैं वो क्या करेगी, हमारी प्रकृति में किससे क्रिया करती है, वायुमंडल में जो ऑक्सीजन उपस्थित होती है उससे क्या करेगी, क्रिया करेगी। क्योंकि प्रत्येक जो धातु या गैस कोई भी चीज होती है वो सबसे पहले किससे क्रिया करने की कोशिश करती है, वायुमंडल में जो ऑक्सीजन उपस्थित होती है उससे क्रिया करने की कोशिश करती है। तो इसके कारण जो उत्पन्न अल्ट्रावायलेट है, पराबैंगनी किरणें हैं, वो किससे क्रिया करेगी, ऑक्सीजन से क्रिया करती है और किस परत का निर्माण करती है या किस में परिवर्तित हो जाती है, ओजोन में परिवर्तित हो जाती है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि आर्क वेल्डिंग में उत्पन्न होने वाली कौन सी गैस, आर्क से कौन सी किरणें उत्पन्न होगी, अल्ट्रावायलेट किरणें, और ये किससे क्रिया करेगी, ऑक्सीजन से क्रिया करने के बाद किसका निर्माण करती है, ओजोन में परिवर्तित हो जाती है। यहां तक क्लियर है। दूसरी चीज जो ये अल्ट्रावायलेट किरणें उत्पन्न होती है वो हमारी आंखों के लिए काफी नुकसानदायक होती है, क्योंकि ये हमारी जो सामान्य आंखों की तीव्रता होती है, किसी चीज को देखने की या सहन करने की जो क्षमता होती है वही उसकी क्या कहलाती है, तीव्रता कहलाती है। देखा करो कभी कभार ज्यादा प्रकाश आता है तो हमारी आंखें चौंध जाती है, चौंध जाती है ना। जैसे हम सूर्य का प्रकाश की तरफ देखते हैं और फिर अगर नीचे की तरफ एटमॉस्फेयर में देखते हैं तो हमें पूरा क्या दिखता है, काला काला दिखता है, क्योंकि वहां पर सूर्य के प्रकाश की तीव्रता क्या है, ज्यादा है। हमने जिस चीज को देखा है तो उसकी तीव्रता क्या है, ज्यादा है, जिसकी वजह से हमारी आंखों पर गहरा प्रभाव पड़ता है और कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि हम आंखों की रोशनी खो दे सकते हैं। तो जो अल्ट्रावायलेट किरणें उत्पन्न होती है उनकी वजह से अगर हम कहीं पर वेल्डिंग होती है अगर उसको थोड़ा सा देख लेते हैं तो हमारी आंखें क्या हो जाती है, लाल लाल सी हो जाती है और उनमें से क्या बहना शुरू हो जाता है, पानी बहना शुरू हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना जब कहीं पर भी कोई भी वेल्डिंग होती है तो वहां पर अल्ट्रावायलेट यानी पराबैंगनी किरणें उत्पन्न होती है, तो उनसे बचकर रहना चाहिए, नहीं तो हमारी आंखों की हम रोशनी भी खो सकते हैं। और यही कारण होता है कि जो वेल्डिंग वाले होते हैं वो कौन सा चश्मा पहनते हैं, काला चश्मा पहनकर उसको परावर्तित कर पाते हैं, क्योंकि उनका सीधा इफेक्ट किस पे नहीं पड़ पाता, आंखों पे नहीं पड़ पाता। उनके बीच में क्या आ जाता है, ग्लास आ जाता है, जिसकी वजह से वो किरणें क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है और आंखों तक नहीं पहुंच पाती है। दूसरी चीज जो इसकी तीव्रता वो लगभग कितनी होती है, 10,000 गुना होती है। किससे, सामान्य आंखों की जो क्षमता होती है उससे लगभग 10,000 गुना इसकी तीव्रता होती थी। तो ये थी हमारी आर्क वेल्डिंग। तो इस तरीके से आर्क वेल्डिंग से संबंधित जो इंपॉर्टेंट तथ्य हैं उनके बारे में हमने यहाँ डिस्कशन कर लिया है, ठीक है। इसके पश्चात हमारा दूसरा जो वेल्डिंग है आज का वो क्या है आपका, फ्रोज वेल्डिंग। देखो मैं अपना पूरा बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूं, बाकी आप कितना देते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है।
देखो सेकंड हमारी जो वेल्डिंग है वो कौन सी है वेल्डिंग? फ्रोज वेल्डिंग। कौन सी है? फ्रोज वेल्डिंग। अब देखो फ्रोज वेल्डिंग का मतलब क्या है? एक तरीके से जो प्राचीन काल में था सबसे पुरानी वेल्डिंग कहा जाता है इसको। जो पुराने युग में जो वेल्डिंग की जाती थी वो क्या होती है? हमारी फ्रोज वेल्डिंग होती है। फ्रोज वेल्डिंग का फॉर एग्जांपल सब जानते हो, जैसे गाड़ियां लोहार होते हैं हमारे आस पड़ोस में आते हैं ना लोहार, जैसे वो हथौड़े वगैरह ये बनवाने के लिए आते हैं। तो जब हम देखते हैं तो वो क्या करते हैं? अग्नि के अंदर किसको डालते हैं? लोहे को डालते हैं। लोहे को डालकर उनको क्या करते हैं? पीट कर उनको अपनी मन चाहिए आकृति में डाल देते हैं। या इस तरीके से किया जाता है दो रोड्स को, जैसे कि ये अग्नि है, अग्नि कुंड होता है उनके पास, उस अग्नि कुंड में हमने दो रोड अलग अलग डाल दी दोनों रोड को। दोनों रोड को डालने के बाद क्या करते हैं? दोनों रोड गर्म हो चुकी है, दोनों को बाहर निकालेंगे। निकाल कर एक लोहे के उपकरण पर उन दोनों को एक साथ इस तरीके से ऊपर नीचे रखकर क्या करते हैं? पीटते हैं। तो वो क्या होती है? उनका एरिया जो है, क्षेत्र क्या होता है? हीटेबल होता है। साथ में जब उनको पीटा जाता है तो दोनों धातुएं क्या हो जाती है? मिश्रित होकर जुड़ जाती है। क्योंकि क्या है, वो मेल्ट हुई हुई धातुएं तो होती ही है, पिघली हुई होती है थोड़ा सा। तो जैसे जैसे हम उनको पीटते हैं वो एक दूसरे के अंदर अटैचमेंट में आती चली जाती है। और यही हमारी सबसे प्राचीन विधि है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं? किसी धातु को वेल्ड करते हैं, वेल्डिंग की जाती है। तो वो दोनों धातुएं एक दूसरे से आसानी से क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। क्लियर है? तो प्राचीन काल में इस तरीके से ही यूज किया जाता था। तो जो हमारी फ्रोज वेल्डिंग है वो क्या होती है? सबसे प्राचीन विधि है, अर्थात जो पुराने काल में जो वेल्डिंग की जाती थी और आज भी कई जगह तो आज भी इसी का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारी वेल्डिंग सबसे क्या है? प्राचीन विधि है। अर्थात अगर कहा जाए तो वेल्डिंग की सबसे पुरानी विधि होती है कौन सी? आपकी फ्रोज वेल्डिंग होती है। इसके अंदर क्या किया जाता है? जो धातुएं होती है उनको गर्म भट्टी के अंदर क्या कर दिया जाता है? डाला जाता है। तो इनको गर्म भट्टी के अंदर जो हमारी धातु होती है उन गर्म भट्टी में डालकर गर्म करके पिघलाया जाता है। गर्म करके पिघला कर बाहर निकालकर हथौड़े से पीटकर वेल्ड किया जाता है। तो ये विधि क्या कहलाती है? हमारी फ्रोज वेल्डिंग कहलाती है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? मुख्यतः कहाँ करते हैं? जैसे रोड आयरन का मतलब क्या है? एक तरीके से जो आपके लोहे की छड़ होती है उसी को क्या बोला जाता है? रोड आयरन कहा जाएगी। लंबी लंबी जो छड़ें होती है। साथ में कास्ट आयरन, कार्बन स्टील और माइल्ड स्टील। देखो ये सब किसके प्रकार हैं? ओनली लोहे के प्रकार हैं। आपका जो रोड आयरन हुआ, कास्ट आयरन हुआ, कार्बन स्टील हुआ, माइल्ड स्टील हुआ, ये सब किसके हैं? लोहे के ही प्रकार है। इसके अंदर जैसे जैसे हम कार्बन की मात्रा मिलाते हैं वैसे वैसे अलग अलग प्रकार के आयरन निर्मित होते चले जाते हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। जब हम डीसी मोटर पढ़ेंगे तो अच्छी तरह वहां पर इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। कार्बन स्टील का क्यों उपयोग किया जाता है, कास्ट आयरन क्या होता है, माइल्ड स्टील में कितनी मात्रा किसकी होती है और किस तरीके से यूज करने वाले हैं। यहां पर केवल ये देखना है आपको कि जो इनका जो फ्रोज वेल्डिंग है उसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। कास्ट आयरन हुआ, रोड आयरन हुआ, कार्बन स्टील हुआ, माइल्ड स्टील हुआ, इनकी धातुओं को क्या करने के लिए किया जाता है? वेल्डिंग करने के लिए किया जाता है। और ये ध्यान रखना ये सारे के सारे क्या है? लोहा है। और लोहे के अंदर विभिन्न प्रकार के जब कार्बन की मात्रा मिलाई जाती है, किसी में 2% होगा, किसी में 1.5% होगा, किसी में 0.5 होता है, तो उसके आधार पर हम किसका निर्माण करते हैं? जो आपके माइल्ड स्टील हुआ, कार्बन आयरन हुआ या रोड आयरन हुई, इनको निर्मित किया जाता है। क्लियर है? तो ये थी हमारी फ्रोज वेल्डिंग। फ्रोज वेल्डिंग के बारे में समझ में आ गया। ये हमारी सबसे पुरानी विधि है। इसके अंदर जो धातुएं होती है उनको गर्म भट्टी में डाला जाता है और उनको बाहर निकालकर हथौड़े से पीटकर जॉइंट किया जाता है। तो इसे बोला जाता है फ्रोज वेल्डिंग। इसके बाद आती है हमारी कौन सी? गैस वेल्डिंग, जो मुख्यतः सबसे ज्यादा यूज की जाती है आजकल। किस पे मुख्यतः ये किस पे यूज की जाती है? स्टील पर यूज की जाती है। गैस वेल्डिंग वहां पर जहां पर हमारी ये नॉर्मल वेल्डिंग के काम नहीं आती है, वहां पर किसका उपयोग किया जाता है?
गैस वेल्डिंग का, या कह सकते हैं हम ग्रे आयरन। ग्रे आयरन पहली बार सुन रहे हो। ग्रे आयरन भी एक प्रकार का क्या होता है, लोहा ही होता है। उसके अंदर क्या होगा कि जो हमारा ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट है क्या, कार्बन का ही अपरूप है, क्योंकि कार्बन के कितने अपरूप है, हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन, तीन मुख्यतः है, जिसमें फ्लोरीन को 60C फ्लोरीन को तो ये बोला जाता है बोकीबोल के नाम से भी जाना जाता है। वैसे साइंस का क्वेश्चन है कि जो अपरूप है, कार्बन के कितने अपरूप है, मुख्यतः तीन है, एक तो हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना। और C60 कभी कभार एग्जाम में आ जाता है, C60 को क्या बोला जाता है, बकबोल भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो संरचना होती है किसकी तरह होती है, वॉलीबॉल की तरह होती है, तो इस वजह से इसको क्या बोला जाता है, बकबोल फ्लोरीन भी कहा जाता है। तो हमेशा ध्यान रखना है, कार्बन के तीन अपरूप है, पहला कौन है, हीरा, फिर ग्रेफाइट, फिर फ्लोरीन, हमेशा ध्यान रखने वाली चीज है। तो जब आयरन के अंदर किसको मिलाया जाता है, ग्रेफाइट को मिला दिया जाता है, तो उसके द्वारा कच्चा लोहा होता है। कच्चा लोहा कैसा होता है, जैसे हमें एटमॉस्फेयर में जो लोहा प्राप्त हो रहा है, अगर उसको थोड़ा सा मारा पीटा जाए तो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, नहीं टूट जाता है, भंगुर प्रकृति सबसे ज्यादा होती है, तो उसे क्या बोला जाता है, कच्चा लोहा बोला जाता है। कच्चे लोहे के अंदर क्या मिलाया जाता है, ग्रेफाइट यानी कार्बन की मात्रा मिलाई जाती है, तब जाकर हमारा कौन सा आयरन बनता है, ग्रे आयरन बनता है। उसी प्रकार कास्ट आयरन, कार्बन स्टील, माइल्ड स्टील सभी भी इसी तरीके से जनरेट किए जाते हैं। तो ग्रे आयरन समझ में आ गया कि जो कच्चा लोहा होता है उसके अंदर किसको मिलाया जाता है, ग्रेफाइट को मिलाया जाता है, तो वो क्या कहलाता है, हमारा ग्रे आयरन कहलाता है। तो देखो गैस वेल्डिंग में होता क्या है, जो गैस वेल्डिंग है उससे संबंधित हमारे क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकता है। देखो गैस वेल्डिंग, देखो गैस वेल्डिंग में क्या होगा, जो गैसों का मिश्रण होता है उसके द्वारा गैसों को जलाकर क्या उत्पन्न की जाएगी, ऊष्मा उत्पन्न की जाती है। जो गैस होती है उनको जलाकर क्या उत्पन्न करेंगे, हम ऊष्मा उत्पन्न करेंगे, और जो उत्पन्न ऊष्मा है उसका उपयोग किसमें करेंगे, धातुओं की वेल्डिंग करने में किया जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, हम गैस वेल्डिंग कहते हैं। तो हम कह सकते हैं इसके अंदर गैसों को जलाकर क्या उत्पन्न की जाएगी, ऊष्मा, और उस उत्पन्न ऊष्मा का उपयोग किसमें किया जाता है, धातुओं की वेल्डिंग करने में। धातुओं की क्या करने के लिए यूज किया जाता है, वेल्डिंग करने के लिए यूज किया जाता है। गैसों को जलाकर जो ऊष्मा उत्पन्न की जाती है उस ऊष्मा का उत्पन्न किसमें किया जाता है, धातुओं की वेल्डिंग करने में किया जाता है, तो इसको क्या बोला जाता है, गैस वेल्डिंग कहा जाता है। अब देखो कि गैसों में मुख्यतः क्या क्या रहता है, तो गैस के रूप में मुख्यतः जो गैस वेल्डिंग होती है उसमें किसका यूज किया जाता है, ऑक्सीजन के साथ क्या क्या होता है आपका, एसिटिलीन होता है। ऑक्सीजन के साथ किसको मिलाया जाता है, एसिटिलीन को मिलाया जाता है। ये दोनों आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं, ऑक्सी एसिटिलीन। क्या बनता है, ऑक्सी एसिटिलीन बनता है एक तरीके से। तो इनका जो रेशो होता है वो किसमें होता है, 1:1 में लिया जाता है। तो इन दोनों को, एसिटिलीन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाकर क्या उत्पन्न की जाती है, ऊष्मा उत्पन्न की जाती है, जिसके द्वारा धातुओं की क्या की जाती है, वेल्डिंग की जाती है। साथ में तीसरा इसका पॉइंट है कि जो आपकी गैस वेल्डिंग है उसका मुख्यतः उपयोग कहाँ किया जाता है, जो आपका ग्रे आयरन है, क्या होता है, ग्रे आयरन की वेल्डिंग। ग्रे आयरन किसे बोलेंगे, कच्चे लोहे के अंदर, कच्चे लोहे के अंदर किसकी मात्रा मिलाई जाती है, आपके ग्रेफाइट की। कच्चे लोहे के अंदर जब ग्रेफाइट मिलाया जाता है तो वो क्या बन जाता है, आपका ग्रे आयरन मिल जाता है। और इसकी वेल्डिंग के लिए मुख्यतः किसका उपयोग किया जाता है, गैस वेल्डिंग का उपयोग किया जाता है। क्लियर है गैस वेल्डिंग, किसी को कोई डाउट हो तो बोलो, नहीं ना। तो इस तरीके से हमारी कौन सी वेल्डिंग हुई, गैस वेल्डिंग। क्लियर है। अब आ जाओ, दो मुख्यतः दो वेल्डिंगें और बच रही है हमारी, कौन कौन सी है, MIG और TIG। दोनों वेल्डिंग लगभग ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता, लेकिन कभी कभार पूछ ले तो उस अकॉर्डिंग हम इन दोनों को क्लियर कर लेते हैं यहां पर। देखो, एक है आपकी MIG और एक है आपकी TIG। देखो दोनों ही क्या है, अक्रिय गैसें होती है, उस पर निर्भर करती है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है आपकी मेटल इनर्ट
मेटल इनर्ट गैस, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है मिग की, मेटल इनर्ट गैस, या कह सकते हैं अक्रिय धातु गैस वेल्डिंग। देखो हमारे आवर्त सारणी का जो 18वां वर्ग है उसके अंदर जो भी धातुएं वो आती है क्या कहलाती है, अक्रिय गैसें कहलाती है। जैसे कि कभी कभार ट्रिक के तौर पे याद भी किया जा जाता है इसके अंदर आती है आपकी हीलियम, आर्गन, क्रिप्टोन, नियोन। इसके अंदर जो आपकी आती है हीलियम आती है, देखो आर्गन आती है, क्रिप्टोन आती है, जीनोन आती है। इस तरीके से 5-6 आपकी क्या होती है अक्रिय गैसें होती है। इनका उपयोग, अक्रिय गैसों का मतलब ये होता है किसी भी धातु से क्या नहीं करती है, क्रिया नहीं करती, इस वजह से इनको क्या बोला जाता है, अक्रिय धातु या गैसें कहा जाता है। तो यहाँ पर अक्रिय गैसों का उपयोग धातु की क्या करने में किया जाता है, वेल्डिंग करने के लिए किया जाता है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, अक्रिय धातु गैस वेल्डिंग कहा जाता है। और इसके अंदर मुख्यतः किस किस गैस का उपयोग किया जाता है, हीलियम, और या तो हीलियम होगी या आर्गन का उपयोग किया जाता है। किसका, हीलियम का या आर्गन का उपयोग करते हैं। और साथ में इसके अंदर फ्लक्स के रूप में किसी का भी उपयोग नहीं किया जाता। जो आपका फ्लक्स होता है धातु के ऊपर किसी भी प्रकार के फ्लक्स का उपयोग नहीं करते हैं, डायरेक्ट क्या की जाती है, गैस को ही यूज करके हम क्या करते हैं, सोल्डरिंग करते हैं। उसी प्रकार आपकी TIG है, TIG के अंदर क्या होता है, TIG की फुल फॉर्म क्या है, टंगस्टन अक्रिय धातु गैस वेल्डिंग, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग कहा जाता है। तो टंगस्टन अक्रिय धातु गैस वेल्डिंग होती है। इसके अंदर भी किन किन गैसों का उपयोग किया जाता है, हीलियम हुआ, दूसरा आर्गन हुआ, इन्हीं गैसों का यहाँ पर यूज करेंगे। साथ में फ्लक्स के रूप में किसी भी चीज का यहाँ पर भी क्या नहीं किया जाता, उपयोग नहीं किया जाता। इनका उपयोग कहाँ करते हैं, जैसे आपकी कास्ट आयरन हुआ, कास्ट स्टील हुआ, ताम्र मिश्र धातुएं हुई, वहां पर इन दोनों का क्या किया जाता है, वेल्डिंग करने में मिग का और टिग जो आपकी वेल्डिंग होती है इनका उपयोग किया जाता था। तो यहां तक हमारी जितनी भी इंपॉर्टेंट क्या बनती थी, वेल्डिंग, जो हमारे एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चन है उनके बारे में क्या कर लिया आपने, स्टडी कर लिए। अब एक आता है कि जो हम ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं वेल्डिंग के लिए, वो किस प्रकार का ट्रांसफॉर्मर होता है। तो किस प्रकार का ट्रांसफॉर्मर होता है आपका, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होता है। और आपका वेल्डिंग के अंदर ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। देखो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा था कि जो आपका वेल्डिंग में ट्रांसफॉर्मर उत्पन्न होता है वो किस प्रकार का ट्रांसफॉर्मर होता है। तो देखो उसमें ऑप्शन में इस तरीके से थे क्वेश्चन था आपका, वेल्डिंग में काम आने वाला ट्रांसफॉर्मर होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, हमेशा ध्यान रखना स्टेप डाउन तो होता ही होता है, ये तो सबको ध्यान रखना है। ऑप्शन में दोनों तरीके से आ सकता है, दो ऑप्शनों में स्टेप डाउन दे देगा, लेकिन साथ में आगे ऑप्शन बढ़ा दिया था उसने, स्टेप डाउन तो है ही, निम्न क्या होगी, वोल्टेज। वोल्टेज का मान क्या होता है, निम्न। जब वोल्टेज निम्न है तो धारा का मान क्या होगा, उच्च। तो हमेशा ध्यान रखना है वोल्टेज तो क्या रहेगी, निम्न, और उसके अंदर से बहने वाली धारा क्या होगी, उच्च होगी। क्योंकि जो हम वेल्डिंग में ट्रांसफॉर्मर यूज कर रहे हैं वो मैक्सिमम किस इफेक्ट पर काम करता है, I²R के इफेक्ट पे काम करता है, इसी पे काम करेगा, क्योंकि इसके माध्यम से हम क्या उत्पन्न करते हैं, ऊष्मा उत्पन्न करते हो। तो इसकी वजह से I²R इफेक्ट होता है। इसकी वजह से जहां पर धारा का मान ज्यादा होगा उसके अंदर ऊष्मा क्या होगी, ज्यादा प्रोड्यूस होगी। तो इस वजह से वोल्टेज का मान तो क्या रखा जाता है, कम, और धारा का मान क्या रखा जाता है, उच्च। और इस वजह से कौन सा ट्रांसफॉर्मर यूज किया जाता है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर यूज किया जाता है। और वेल्डिंग में हम सिंगल फेज, डबल फेज या 3 फेज किसी भी प्रकार का ट्रांसफॉर्मर यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज, ट्रांसफॉर्मर जो वेल्डिंग ट्रांसफॉर्मर यूज किया जाता है उसकी रेटिंग क्या होती है, जैसे प्राइमरी साइड कितना वोल्टेज होगा, 220 से लेकर
240 वोल्ट के आसपास होता है। साथ में फ्रीक्वेंसी कितने फ्रीक्वेंसी पे काम करेगा? 50 हर्ट्ज पे, क्योंकि भारत के अंदर जितने भी ट्रांसफॉर्मर है, उपकरण है, वो सारे कितनी फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं? 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। और जो यूएस है वहां पर कितने पे काम करता है? 60 हर्ट्ज पे, 60 हर्ट्ज पे। वहां का बल्ब यहाँ ऑपरेट नहीं होगा और यहाँ का बल्ब वहां ऑपरेट नहीं होगा, वहां की मशीन यहाँ ऑपरेट नहीं होगी और यहाँ की मशीन वहां ऑपरेट नहीं होगी। क्लियर है? तो इस तरीके से साथ में उसकी सेकेंडरी साइड की रेटिंग क्या होती है? 50 हर्ट्ज से 110 वोल्ट और साथ में 50 वोल्टेज से 110 वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी का मान क्या रहेगा? 50 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी को ट्रांसफॉर्मर कभी भी नहीं बदलता है। तो इस प्रकार हमारी इस क्लास से वेल्डिंग का आपका जहां तक है, हमने अब तक क्या क्या पढ़ लिया है? सोल्डरिंग, ब्रेजिंग, और आज आपका किसका अंत हो गया है? वेल्डिंग का अंत हो गया। आशा करता हूं सभी विद्यार्थियों को पूरी क्लासेस समझ में आई है। किसी भी विद्यार्थी को अगर कोई छोटा सा डाउट हो तो मेरे को बताओ। साथ में मैं आपको अब खुला चैलेंज दे रहा हूं, आराम से आप किसी भी बुक से क्वेश्चन उठाओ, किसी भी टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन उठाओ, सोल्डरिंग, ब्रेजिंग और वेल्डिंग से संबंधित। अगर आपके 95% क्वेश्चन नहीं टूटते हैं और जो मैंने थ्योरी में लिखा है वही क्वेश्चन अगर आपको एग्जामों में नहीं मिलते हैं तो मेरी गारंटी है, लेकिन पढ़ना तो आपको पड़ेगा। खुद को पता है मैंने कितना कच्चा मटेरियल आपके सामने प्रवेश किया है, साथ में एक एक टॉपिक को अच्छी तरह क्लीन किया है। किसी भी बच्चे को अगर छोटा सा भी कोई डाउट है तो उसको मैंने अपना डाउट समझ के आपके सामने एक्सप्लेन किया है। और मैं आशा करता हूं सभी विद्यार्थी थोड़ा सा मेहनत करेंगे। देखो जितनी मैं मेहनत कर रहा हूं उसका अगर आपने 60% भी अपनी तरफ से मेहनत कर दी, आपको तो बना बनाया कच्चा मटेरियल मिल रहा है ना। केवल और केवल उसको क्या करना है? बार बार रिपीट करना है और साथ की साथ पढ़ते रहना है और हमेशा साथ चलना है जितना हो सके उतना। देखो अभी हमारा बेसिक चल रहा है, जिस तरीके से हम बेसिक को पढ़ रहे हैं उसी तरीके से आपके जो मशीन पार्ट है आपको ब्लैक बोर्ड पर पूरी मशीन समझ में आएगी, इस बात की गारंटी मैं लेता हूं। कोई इमेज प्रोजेक्टर के थ्रू पढ़ाता है उस तरीके का कोई भी नेटवर्क नहीं रहने वाला है। पूरी की पूरी मशीन किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से फंक्शन काम करेगा, लेकिन इमेजिनेशन का प्रयोग तो आपको खुद को करना होगा ना। और साथ में जो पढ़ाता हूं उसको क्लीन करना है। ऐसा नहीं है कि जो पढ़ लिया उसको 10 दिन तक भी याद ना करे। अगर आप साथ की साथ उस चीज को फॉलो करते हो तो आगे बढ़ोगे। ठीक है, एक बार फिर सभी विद्यार्थियों को एक बार फिर कहना चाहता हूं कि जो विद्यार्थी मेरा वीडियो देख रहे हैं वो विद्यार्थी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को लाइक करें और चैनल साथ में हमारे वीडियो को एक से ज़्यादा जगह शेयर करने का कष्ट करें ताकि सभी विद्यार्थियों तक हमारा वीडियो पहुंच सके और फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन का सब विद्यार्थियों को फायदा मिल सके। धन्यवाद।